जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैप्टन बत्रा क्लासेस, the online platform of Make My Career. In today's lecture, we are going to study a very important topic, complex numbers. Complex numbers आप लोगों ने जो है पढ़ा हुआ है सम्मिश्र संख्याओं के नाम से भी। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा नंबर सिस्टम को पहले जानना होगा कि नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये भी एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जहाँ तक हम बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर्स का जो सिस्टम है जिसे हम लोगों ने पहले अपनी कक्षाओं में पढ़ रखा है, तो रियल नंबर सिस्टम्स का ही एक अलजेब्रिक एक्सटेंशन है। इसके बहुत और सारी विशेषताएं हैं जिसे हम लोग अभी जानेंगे। तो आज जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के पहले की बात अगर हम लोग करें कि यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे, तो इसके पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि नंबर सिस्टम में और कौन सारे नंबर्स थे, किन किन नंबर्स पर हम लोगों ने काम किया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, यानी जिसे हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, जिसे एन से डिनोट करते हैं। आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स, होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स ये होल नंबर्स के अंदर कंटेन होते हैं और होल नंबर्स हमारे इंटीजर्स के अंदर कंटेंट होते हैं। इंटीजर्स रेशनल नंबर के अंदर कंटेंट होते हैं और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर हम यूनाइट कर लें तो ये रियल नंबर्स कहलाते हैं। नंबर बेसिक जो नंबर्स हैं, अगर इसकी बात करें तो आप लोगों को मालूम है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये हमारे काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं। होल नंबर्स की बात करें, जिसे हम लोग पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं, तो इसके अंदर जीरो इंक्लूड हो जाता है। जीरो को हम लोगों ने बाद में समझा, 1 2 3 4 के बाद ये आया, तो इसलिए ये सेट जो है इसके बाद डेवलप किया, जिसे हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। आप देख सकते हैं सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं। इसके बाद अगले डेवलपमेंट की सीरीज में सेट ऑफ इंटीजर्स आया, जिसके अंदर और सारे इंटीजर्स जो निगेटिव नेचर के हैं उनको भी लिया गया। तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा नंबर सिस्टम बिगर होता चला गया। अगर हम इसे देखें वेन डायग्रामेटिकली, तो नेचुरल नंबर्स n ये कंटेंट होते हैं होल नंबर्स में, होल नंबर्स कंटेन होते हैं हमारे इंटीजर्स में, इंटीजर्स आप देख रहे हैं। अब अगली बात आती है रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो रैशनल का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। तो कैसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं? जितने भी नंबर्स p बाई क्यू टाइप के होते हैं, q इज कलेक्शन ऑफ ऑल p बाई क्यू टाइप ऑफ नंबर्स वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। जहाँ p और q इंटीजर्स हों, ऐसे नंबर्स को, ध्यान रहे q जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे 3/2, 5/7, -25/11 एक्सेट्रा। ये सारे नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। अगर देखा जाए तो ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के अंदर ही ये सारे नंबर्स भी आ जाते हैं, यानी नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, इंटीजर्स भी आ जाता है। और उसको हम आपको अभी स्पष्ट भी कर देंगे कैसे। तो रेशनल नंबर्स जो होता है वो जो है इन सभी नंबर को कंटेन करता है। इसको समझने का तरीका ये है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स ऐसे समझिए जैसे ये आपका इलाहाबाद है, ठीक है, और इलाहाबाद किसके अंदर कंटेन होता है? यूपी में, ठीक है। यूपी किस में कंटेन होता है? इंडिया में। इंडिया किस में कंटेन है? एशिया में। ऐसे समझ लीजिए आप, यानी एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो इलाहाबाद का है वो यूपी का है और वो इंडिया में होगा और वो एशिया में होगा। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि हर इलाहाबादी व्यक्ति एशियन है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि क्या हर एशियन इलाहाबादी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है। यानी हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी नंबर सिस्टम हमारा है, ये नंबर सिस्टम एक दूसरे को क्या करता चलता है? इनक्लोज करता चलता है, और हमारा जो नंबर सिस्टम है वो बिगर होता चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे समझें, आगे चलते हैं कि जैसे
अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि रेशनल नंबर तक हम लोग चलते हैं। तो रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर जो है हमारे पास p बाई क्यू टाइप के नंबर हैं। हाँ, q इज कलेक्शन ऑफ p बाई क्यू टाइप ऑफ नंबर्स, यही ना। और ये जो है क्या है, इंटीजर्स हैं, ये अभी अभी हम लोगों ने देखा। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या नेचुरल नंबर अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 तो क्या ये रेशनल नंबर्स हैं? क्योंकि ये तो नहीं दिखते हैं। तो डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो सबके 1 रखा जा सकता है, कितने भी नंबर्स हैं, चाहे होल नंबर हो, वो 0 1 2 3 4 हो, 0 को भी 0 बाई 1 लिख सकते हैं, मतलब हर नंबर का डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं। इंटीजर्स के लिए भी यही बात सत्य है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि चाहे नेचुरल नंबर है वो भी रेशनल है, होल नंबर्स हैं वो भी रेशनल है, इंटीजर्स है वो भी रेशनल नंबर्स हैं। तो सभी के सभी नंबर्स रेशनल नंबर्स के रूप में लिखे जा सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 करके। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि हम एक तरह से एक ऐसे नंबर को, रेशनल नंबर को हम प्राप्त कर लेते हैं जो इन सभी नंबर्स को कंटेन करता है। ये एक प्रक्रिया है और इसका जो है मैथमेटिकल रीजनिंग है इसके पीछे कि ये नंबर कैसे आए यहाँ तक, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। हम अब कॉम्प्लेक्स नंबर पर जा रहे हैं, इसलिए हम आपको केवल एक फीडबैक दे रहे हैं कि ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हम इस पर कोई टीचिंग नहीं करने जा रहे हैं कि हम रेशनल नंबर डिफाइन करेंगे, नेचुरल नंबर्स को कैसे हमने होल नंबर में पाया, होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स कैसे आए, इन सब इतिहास में हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। बस ये हम आपको एक कनेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ तक कैसे पहुँचे। फिर इसके बाद आप लोगों ने एक नंबर पढ़ा है इर्रेशनल नंबर्स। अगर आपने, ये हमने आपको बेसिक समझा दिया कि कैसे आया। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा इर्रेशनल नंबर, जिसे क्यू डैश से दिखाते हैं। तो इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग कहते हैं क्यू डैश, इर्रेशनल नंबर। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, इर्रेशनल का मतलब क्या होता है? वैसे तो अपरिमेय है, ठीक है, लेकिन इसका नाम है इर्रेशनल, मतलब जो रेशनल नहीं है। जो रेशनल नहीं है वही इर्रेशनल है। ऑब्वियस सी बात है, जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, यानी उसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इसको यही लिखा जाता है कि ऐसे सभी एक्स टाइप के नंबर्स जहां एक्स इज नॉट इन द टाइप ऑफ पी बाई क्यू, नॉट ऑफ द टाइप पी बाई क्यू, ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में न लिखी जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। अब इसका मतलब ऐसी संख्या जिन्हें हम लोग भिन्न के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा √2, √3, है ना, √5। ऐसा क्यों? इसकी वजह है क्योंकि आपको ये एक बात बताना चाहेंगे कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, उन रेशनल नंबर्स को अगर आप देखें तो रेशनल नंबर्स को हम लोग फ्रैक्शन में, मतलब अगर डेसिमल में अगर हम लोग करें तो डेसिमल में हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं। तो वो ऐसे समझ लीजिए कि दो तरीके से रेशनल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे पी बाई क्यू टाइप का कोई भी नंबर आप उठाइए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने उठा लिया 5/2 और इसको ज़रा डिवाइड करिए तो ये कितना आ जाएगा? 2.5, यानी यहाँ पर एक डेसिमल के बाद ये ख़त्म हो गया। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए उठा लें 1/3, तो ये नंबर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 0.333333 सो ऑन। तो बेसिकली जो नंबर सिस्टम होता है, उस नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर्स जो होते हैं उसके जो है दो ही तरीके के कन्वर्जन है डेसिमल में। ये जो डेसिमल है कैसा डेसिमल नंबर है बच्चों? अगर हम इस डेसिमल नंबर की बात करें तो कैसा डेसिमल नंबर है? ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। कैसा दशमलव है? टर्मिनेटिंग माने शांत, टर्मिनेट कर जाना माने समाप्त हो जाना, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और ये जो नंबर है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए इसमें डेसिमल कितने प्लेस पे लगा है? 3 तो चलता ही जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में खास बात यह है कि इसमें जो है एक नंबर विशेष या कुछ नंबर विशेष का रिपीटिशन होता है, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को हम आपको रिकॉल करना चाहते हैं कि ये जो रेशनल नंबर्स हमारे होते हैं, वो रेशनल नंबर जब डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं तो या तो टर्मिनेट हो जाते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग या रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो जो इर्रेशनल नंबर हैं वो रेशनल अगर नहीं है
तो जाहिर सी बात है डेसिमल में ना तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होंगे। तो कौन से टाइप के होंगे? तो जब अंडर रूट 2 को जो है बच्चों इसको देखा गया या अंडर रूट 3 को देखा गया, तो अंडर रूट 2 को जब सॉल्व किया गया तो बेसिकली मैनुअली करिए, चाहे आप कंप्यूटर से करिए, सुपर कंप्यूटर से करिए, या कभी भी डेसिमल में जो है फाइनली ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो 1.414 और ऐसे कंटिन्यू चलता ही चला जाएगा और कभी भी ये समाप्त नहीं होगा, और ना ही इसमें कोई ऐसा पैटर्न आगे के नंबर्स में दिखाई देगा जो कि जो है आपको ये बताए कि हाँ कुछ नंबर्स रिपीट कर रहे हैं। क्लियर? ना ही अंडर रूट 2, ना ही अंडर रूट 3 एक्सेट्रा, कोई भी ऐसा नंबर ऐसा नहीं होता। यानी कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा, लेकिन एक चीज ये जो हम लोगों को मिलती है रेशनल नंबर में कि नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, तो कोई भी रेशनल नंबर हमेशा रिपीट करता है, कुछ सर्टेन नंबर्स के जो है टाइप रिपीट करते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग करेक्टर हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग करेक्टर इसका हो जाता है। तो ऐसे नंबर की विशेषता होती कि हम कभी भी इसे वापस फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि अगर किसी दशमलव को भिन्न में बदलना, यानी डेसिमल को चेंज डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, तो आप दो ही तरीके के डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो यानी कुछ डेसिमल बाद खत्म हो जाए, या तो जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग में हो तो रिपीटिंग हो। अब हम वो यहाँ नहीं करने जा रहे हैं कि आपको हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जाएंगे, हम आपको केवल रिकॉल कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपने की हुई हैं। कैसे डेसिमल नंबर को आप फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते वो मैं आपको बता रहा हूं, और वो है नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग करेक्टर के जितने डेसिमल हैं, यानी उनका डेसिमल कभी खत्म नहीं होगा, डेसिमल डिवीजन चलता जाएगा और नंबर्स कभी भी कोई रिपीट नहीं करेंगे, ऐसे नंबर को आप फ्रैक्शन में बदल नहीं सकते। ठीक है? इसलिए ऐसे में हम लोग इसको कहेंगे कि भाई ये रेशनल नहीं है, ये कैसे नंबर है? इरेशनल है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि रेशनल और इरेशनल में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जो रेशनल है वो इरेशनल हो ही नहीं सकते और जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं हो सकते। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों में अगर कॉमन लिया जाए, इंटरसेक्शन किया जाए, क्यू इंटरसेक्शन क्यू डैश, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि रेशनल और इरेशनल नंबर आपस में दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं जो रेशनल और इरेशनल दोनों हो। ठीक? तो ऐसे में हम लोग जो एक क्रम बना करके चले आ रहे थे कि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर कंटेंट होता है, होल नंबर इंटीजर्स के अंदर कंटेंट होता है, इंटीजर्स रेशनल नंबर के अंदर कंटेंट होता है, वह क्रम टूट गया। यानी अब इरेशनल नंबर जो है, जो कि रेशनल है ही नहीं, तो वो एक अलग टाइप का नंबर हुआ। तो उस तरीके से हम इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें कि हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं, तो हमारा ये कहना कि एक बॉक्स आप लीजिए और इस बॉक्स के अंदर एक ब्लॉक में रेशनल नंबर को रख लीजिए और दूसरे ब्लॉक में इरेशनल नंबर को रख लीजिए। और इसके अंदर अब आपको मैं बता दूं कि ये एक छोटा ब्लॉक ये नेचुरल नंबर का है, इससे बड़ा ये होल नंबर का है, होल नंबर से बड़ा आपका इंटीजर्स है और इंटीजर से बड़ा रेशनल नंबर है। अब इधर वाला जो इरेशनल नंबर है, इसमें और कोई नंबर इसके अंदर नहीं आते हैं, लेकिन इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं। यानी रियल नंबर अगर लेना है तो रियल नंबर में ये रेशनल या इरेशनल दोनों में से कोई आ सकता है। यानी हम रियल नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर्स रेशनल हैं या इरेशनल हैं उन्हें ही हम रियल कहते हैं। यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच आर आइदर रेशनल और इरेशनल। यही इसकी डेफिनेशन है। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा था, इस बात को हम आपको रिकॉल कर रहे हैं, लेकिन इसके जर्नी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहीं ऐसी स्थितियां आई जहां रियल नंबर्स हमारा जो है जो काम कर पा रहे थे, हम जो रियल नंबर से वो रियल नंबर से हम नहीं कर सकते थे, रियल नंबर्स फेल हो गए। क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़रूरत तभी पड़ती है जब वो कोई हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ठीक है? हमारी समस्याएं पहले आती हैं और फिर समाधान आता है। तो ये जो भी नंबर्स हम लोगों को मिला है, ये कोई ऐसा हमारे सिलेबस में नहीं डाला गया कि ये आपको पढ़ना है। हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं या जो कुछ भी हमारा सिलेबस है, ये हम लोगों को
दिया नहीं गया है। यह सिलेबस एक्चुअली आपके पढ़ाई में ज़रूर आता है, लेकिन जब डेवलपमेंट के क्रम की बात की जाती है तो डेवलपमेंट में ये अपने आप ये चीज़ें आती हैं। हम लोगों को जो भी काम करना होता है या जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, उसी में तमाम समस्याएं हमको फेस करने को मिलती हैं और उन समस्याओं के समाधान के रूप में हमको चीज़ें मिलती हैं। नंबर सिस्टम भी इसी तरीके से डेवलपमेंट के क्रम में ये आया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी इसके बाद मतलब एक डेवलपमेंट के तौर पर आए और इसका जो है एक लेवल था जहां तक रियल नंबर सिस्टम काम कर सकता था, और जहां पर रियल नंबर सिस्टम की सीमाएं समाप्त हो जाती वहां पर हम लोगों को इसके आगे यानी जिसे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमें फेस करना पड़ा और कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसी को डेवलप करने के स्टेज में आया। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो अगला नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर नो डाउट रियल नंबर्स या एल्जेब्रिक नंबर्स का एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है रियल नंबर्स का, लेकिन इसमें जो है बेसिक प्रॉब्लम्स हमको कहाँ फेस करने को मिली, उस चीज़ को समझे बगैर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं समझ सकते। तो बेसिकली जैसा आपके सामने दिख रहा है, मैं पहले इसकी डेफिनेशन पर जाऊं अगर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने ये बोला है कि जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक मिश्रण है, सम्मिश्र संख्या है। तो अभी तक आप लोगों ने केवल रियल नंबर पढ़ा है, तो ये जो नंबर है ये दो तरीके के नंबर्स का मिक्सचर है। कॉम्प्लेक्स नंबर z is equals to x plus iy टाइप ऑफ नंबर वेयर x एंड y बोथ आर रियल। देखिए x भी रियल है, y भी रियल है, बट i जो यहाँ पे आपको दिख रहा है यह √-1 के बराबर होता है, और ये जो √-1 है यही इमेजिनरी नंबर है हमारा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर इस तरीके के नंबर को हम देखें तो ये ना तो पूरी तरह रियल है ना ही इमेजिनरी है। जो ये पार्ट आपको आई वाई मिल रहा है, दरअसल इसमें आई से मल्टीप्लिकेशन होने के कारण हम लोग आगे इसको जो है y को इमेजिनरी पार्ट के रूप में बोलेंगे कि y इसका इमेजिनरी पार्ट है और जबकि x इसका जो है रियल पार्ट है। अगर ये i की बात करें तो i कैसे आया उसको हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये दो नंबर्स x प्लस आई वाई, इसका जो है ये क्या है, सम है। तो x जो है रियल है, y भी रियल है, लेकिन y i के साथ मल्टीप्लाई है जहां i √-1 है, यही इमेजिनरी नंबर है। क्यों ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है उसकी बात अभी हम करेंगे। तो ऐसे में जो x रियल है और y इमेजिनरी है, तो x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है, तो हम z को ये भी लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस i टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ। क्लियर? ये अभी हम लोग समझ के चलें, लेकिन इसके लिए हम लोग इस बात को भी ध्यान दें कि जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, अगर यह जो है मान लीजिए 0 कर दिया जाए, ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर 0 कर दिया जाए तो z केवल x के बराबर होगा जहाँ x रियल है। तो इसलिए ये हमारा रिमार्क है कि अगर कोई भी रियल नंबर हम लोग देखें, अगर हम इस तरह से बात करें कि z इक्वल टू मान लीजिए हमने लिख दिया 2 + 3i, देखिए अगर यहाँ पर देखिए y रियल नहीं, y 0 नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे फॉर्म में दिख रहा है x प्लस आई वाई में, ये x प्लस आई वाई के कैरेक्टर में है। लेकिन अगर यहाँ पर 0 रख दिया जाए, 2 + 0i कर दें, तो ये 2 ही तो रहा कुल मिलाकर। तो ऐसी दशा में यह केवल रियल नंबर रह जाएगा। तो जो कहना है वो ये है कि अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो ऐसी दशा में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रह जाएगा, प्योरली रियल। एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, 0। यानी जैसे हम मान लीजिए किसी नंबर 2 को ले लें, तो हम 2 + i टाइम्स ऑफ 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये x प्लस आई वाई फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। यानी कुल मिलाकर के हम किसी भी रियल नंबर को भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हर रियल नंबर स्वयं कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पर लिखा जा सकता है, और इसलिए रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला जा सकता है इन स्पेशल केस। तो हम इसलिए इस बात को कहते हैं कि इस सब को कंटेन करने के लिए एक हम और इससे बिगर नंबर, जिसे हम लोग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर राउंड सी कहते हैं, उससे इसको कंटेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर रियल नंबर को हम कैसा लिख सकते हैं, प्लस i टाइम्स ऑफ 0 लगाकर लिख सकते हैं। लेकिन इससे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी आइडिया नहीं मिलती है। ये जो डेफिनेशन है
इस डेफिनेशन को हमने कैसे डेवलप किया, कैसे प्राप्त किया, इस बात को भी हमें जानना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जिस्टेंस कैसे आया। तो इसके लिए हम लोग बेसिक कुछ एक प्रॉब्लम लेकर के इसको समझ सकते हैं कि यह समस्या कैसे हम लोगों की आई। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल से कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से जो है डेवलप किया गया, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग समझ सकते हैं कि वो z = x + iy के फॉर्म में आएगा। इसके लिए हम लोग एक इलुस्ट्रेशन देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। अगर हम ये कहें कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ z फॉर विच, जिसके लिए z² + z + 1 = 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको लेते हैं z² + z + 1 = 0 और ये जानना चाहते हैं कि z के किन वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाई करता है। तो अभी तक हमारे पास मान लीजिए कि रियल नंबर सिस्टम ही है, तो रियल नंबर सिस्टम में हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं वैसा ही हम लोग चलेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रीधराचार्य रूल इस पर काम करता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जब कभी बात आती है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग श्रीधराचार्य मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बाय श्रीधराचार्याज मेथड z = देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा -1 ± √1² - 4 × 1 × 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि द्विघात समीकरण में जो श्रीधराचार्याज मेथड है, श्रीधराचार्याज रूल है, उसका जो है फॉर्मूला होता है, अगर ax² + bx + c = 0 को सॉल्व करना हो तो x = -b + √b² - 4ac अपॉन 2a, यही होता है। अगर इसे कंपेयर करें इस इक्वेशन को तो आप देखेंगे कि यहाँ पर a b c ये सभी 1 हैं, सब के सब 1 हैं और जो x है, x की जगह z लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? ऐसे में आप इसको जो है देखें तो ए बी सी की जगह 1 रख दीजिए और x की जगह z रख लीजिए तो बिल्कुल यही आएगा और इस हिसाब से आएगा -1 + √b² - 4ac यानी 1 - 4 कितना हो जाएगा -3 और अपॉन 2। इसको अगर हम देखें तो इस तरह से लिख सकते हैं -½ प्लस विदिन ब्रैकेट हम इसको लिख सकते हैं ± √3। अगर आप देखिए तो -3 का रूट नहीं हो सकता, कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता ये। तो बिल्कुल यही जो नंबर है -½ तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये जो नंबर है ये नंबर हमारा जो है रियल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसी को हम लोगों ने इस तरह से एक्सप्रेस किया कि √-3 को अगर लिखना हो तो यू कैन राइट इट एज √-1 × 3 और इसको हम अगर सेपरेट करें तो दिस कैन बी रिटन एज √-1 × √3। तो जो बेसिक नंबर है जो कि हम लोगों का रियल नहीं है वो है √-1, क्योंकि रूट है निगेटिव नंबर का, इसी वजह से ये क्वांटिटी हमको जो है रियल नहीं दिखाई दे रही और इसको हम लोगों ने i से डिनोट किया। तो दिस कम्स आउट टू बी i√3, यानी इमेजिनरी नंबर जो हमारा है वो है √-1। तो इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं -½ विदिन ब्रैकेट प्लस -i टाइम्स ऑफ √3। अगर इसको देखिए तो z इज रिटन इन दिस फॉर्म। अगर आप इसको एक तरह से एक्सप्रेस करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं जैसे z = x + i टाइम्स ऑफ y। तो इस तरीके का जो नंबर है
जो कि x प्लस आई वाई के कैरेक्टर में लिखा जा सकता है। ये जो नंबर है इसके दो हिस्से हैं, एक वो है जो i से कनेक्टेड है, i के साथ प्रोडक्ट में है, दूसरा इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ है विदाउट i। तो इसका जो ये हिस्सा है पहला वाला, दिस इज कॉल्ड एज रियल पार्ट, क्योंकि ये वास्तविक भाग है, क्योंकि इसके दो हिस्से हैं, इट इज कॉल्ड एज रियल पार्ट। और किसका रियल पार्ट है? जेड का। इट इज कॉल्ड एज रियल पार्ट ऑफ जेड, या शॉर्ट में हम लोग आर ई जेड से दिखाते हैं। बट दिस वन विच इज वाई इज कनेक्टेड विद आई, ये आई के साथ प्रोडक्ट में है, क्योंकि अंडर रूट -3 था, ये √3 इंटू आई है, तो y को हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी इसका जो है काल्पनिक भाग। यानी z के दो पार्ट हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यानी वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। तो इन चीज़ों को हम लोग कैसे अब इंटरप्रिटेट करेंगे, और ये रियल नंबर से किस तरह से डिफरेंट हैं, और इसका ट्रीटमेंट कैसे हम लोग करेंगे, इसके बारे में हम लोग अब देखने जा रहे हैं। क्लियर? अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बेसिक बात तो ये हम लोगों को अभी समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेसिकली x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ऐसे जितने भी नंबर हैं जो x प्लस आई वाई टाइप के एक्सप्रेस किए जा सकते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, भी बेसिक दिमाग में हमारे ये होना चाहिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए समझने के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली रियल नंबर से कैसे डिफरेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर्स के सारी प्रॉपर्टीज़ को तो फॉलो करता ही है, ठीक, लेकिन ये इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ओवर रियल नंबर्स, तो इसके अंदर बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ हैं, वेक्टोरियल प्रॉपर्टीज़ ये पजेस करता है, वेक्टर स्पेसेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों का जो स्कोप है, जहाँ तक हम लोगों को जाना है, बेसिकली जहाँ तक हमें इसको समझ लेना चाहिए, उसके बारे में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी की। बेसिकली मैं ये कहूँगा कि लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी की प्रॉपर्टी ये रियल नंबर्स में है, जिसे आपको यहाँ चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। ये जो है रियल नंबर तो पूरी तरह फॉलो करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर इसे फॉलो नहीं करता, और यहाँ से आपके दिमाग में एक नई बात आएगी। और देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, या इसे कहते हैं तिहरा नियम, है ना, यह क्या है? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल फॉर एनी टू रियल नंबर्स, अगर रियल नंबर्स की बात अगर आप करते हैं, वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं, कोई भी दो रियल नंबर्स की बात करते हैं, मान लीजिए एक रियल नंबर ए है और दूसरा रियल नंबर आपका बी है, ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट होल्ड। दो वास्तविक संख्याएं अगर आप ले लें तो इनमें तीन ऐसी स्थितियां हैं जिनमें से कोई भी एक स्थिति जरूर आपको मिलेगी। या तो पहला रियल नंबर दूसरे से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, दो रियल नंबर आप उठाइए और आप बताइए कि दो रियल नंबर में एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से या तो बड़ा होगा ना, या पहला वाला दूसरे नंबर से छोटा होगा, या दोनों बराबर होंगे। क्या इन तीनों स्थितियों के अलावा क्या रियल नंबर में और कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता ना। इसलिए लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी माने तिहरा नियम, ये तीन में से कोई एक रूल फॉलो करेगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस नियम को फॉलो नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हाउ एवर इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में फॉर एनी टू रियल नंबर्स, फॉर एनी टू, इट शुड बी टू, है ना, एनी टू रियल नंबर्स, और एनी टू रियल नंबर्स Z1 एंड Z2, मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, है ना, बिलोंगिंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C, द एबव लॉ डज नॉट होल्ड, यानी ये उपरोक्त नियम काम नहीं करता है। यानी जो पहला नियम है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो पहला नियम यही था ना कि भाई A ग्रेटर देन B दोनों रियल नंबर में। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर एक नंबर Z1 है दूसरा Z2 है, तो Z1 Z2 से बड़ा हो या Z1 Z2 से छोटा हो, यह बिल्कुल मीनिंगलेस है। यानी ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 से बड़ा हो या Z1 Z2 से छोटा हो, ऐसी बात अर्थहीन है। अब आप सोच सकते हैं दो संख्याओं में एक बड़ा छोटा हो ही नहीं सकता है, अगर ऐसा कुछ हो तो कैसी संख्याएं होंगी? अब दिमाग में आ गया ना क्वेश्चन मार्क कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़े या छोटे से कंपेयर नहीं किए जा सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे कि थर्ड के लिए क्या कहना चाहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि थर्ड के लिए हमारा ये कहना है, थर्ड के लिए हमारा ये कहना है कि जो थर्ड जो रूल है ये, इसमें जो है Z1 इज इक्वल टू Z2, ये होल्ड कर सकता है। यानी Z1 इज इक्वल टू Z2 इज अ पॉसिबिलिटी एंड इट इज ऑफ मीनिंग, इट इज अ मीनिंगफुल थिंग, ये मीनिंगफुल है।
अब आपके दिमाग में ये बैठाने के लिए कि वाकई में ऐसा क्यों है, हम एक बात आपसे पूछते हैं, आपने वेक्टर्स पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़ा है। वेक्टर अगर आप मान लीजिए एक वेक्टर ए ले लीजिए और दूसरा वेक्टर बी ले लीजिए, क्लियर? एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। अगर इस वेक्टर ए और बी में मैं ऐसे ले लेता हूँ कि एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर बी ये है, ओके? आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि वेक्टर ए वेक्टर बी से बड़ा हो? ऐसा हो सकता है क्या? तो जो लोग पढ़े हैं बोल देंगे बिल्कुल कि दो वेक्टर में बड़ा छोटा नहीं होता है। क्या छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन क्या दो वेक्टर बराबर हो सकते हैं? ये हो सकता है। तो बिल्कुल आप लोगों ने इक्वल वेक्टर्स पढ़ा है ना, तो दो वेक्टर इक्वल आपने पढ़े हैं, आपने टाइप ऑफ वेक्टर्स में भी इक्वल वेक्टर्स पढ़ा है, लेकिन ग्रेटर वेक्टर लेस वेक्टर जैसी चीजें नहीं होती हैं। तो अगर आप इस चीज को जान रहे हैं तो बिल्कुल आप उसको इसी तरीके से अभी आप लीजिए कि जरूर कॉम्प्लेक्स नंबर भी वेक्टर ही हैं, इस वजह से ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसी तरीके का नेचर आ रहा है। हाँ, ये वेक्टर से कहीं ज्यादा है, अनडाउटली इट्स मोर देन ए वेक्टर, लेकिन फिलहाल वेक्टर की प्रॉपर्टीज को ये होल्ड करता है। तो इस हिसाब से आप देखें तो बिल्कुल वेक्टर वाली बात होल्ड करी। यानी अब हम लोग अगर इस तरीके से देखें कि वाकई में हम लोग तो अभी ये समझते थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब नंबर है, लेकिन ये तो नंबर से कहीं कुछ और है, अलग है। ये तो वेक्टर है और वेक्टोरियली जो है चीज़ों को फॉलो कर रहा है। अब आप मुझे बताइए वेक्टर्स में आपने क्या पढ़ा है? वेक्टर में डायरेक्शन होती है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, जबकि किसी भी रियल नंबर में कोई डायरेक्शन होती है। आप मुझे बताइए 5 किधर की ओर होता है? 5 की डायरेक्शन क्या है? नहीं है ना, क्योंकि 5 इज अ मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आप कहिए कि 5 आई कैप, तो उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मैग्नीट्यूड है उसका, ये आपने पढ़ा है। तो इस तरीके से मैं आपसे यही कहूँगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर समझना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक वेक्टर है और वेक्टोरियली ही इसको समझा जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्शन है तो ये रियल लाइन पर तो बिल्कुल नहीं प्लॉट किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का डायरेक्शन अगर है तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है ना। एक प्लेन में अगर हम लें तो उस प्लेन में नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, या कुछ भी डिग्री पर है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम रियल नंबर्स को जैसा रियल लाइन पे प्लॉट करते हैं वैसा हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी प्लॉट इट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। इसका जो है लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी का सिग्निफिकेंस क्या है, तो थोड़ा सा हम आपको चर्चा करेंगे कि इसको हम कैसे समझें। ठीक है, तो हम इसको अभी हम आपको इलस्ट्रेट कर दे रहे हैं। ठीक है, जो लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी को समझने के लिए हम लोग जो है इसको देखते हैं कि किस तरीके से जो नंबर्स हैं, रियल नंबर आप लोग जानते हैं रियल लाइन होता है जो 0 से लेकर के इधर साइड में पॉजिटिव साइड में प्लस इनफाइनाइट तक और निगेटिव साइड में माइनस इनफाइनाइट तक होता है एक्सटेंशन इसका। अगर मैं ये बात बोलूँ कि दो रियल नंबर हम ले रहे हैं तो दो रियल नंबर में हमने लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी में बताया कि अगर एक रियल नंबर ए है दूसरा नंबर बी है तो उसमें या तो ए बी से ग्रेटर होगा, या ए लेस देन बी होगा, या ए इज इक्वल्स टू बी होगा। यही तीन पॉसिबिलिटीज है ना। इस बात को ही हम लोग लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी के नाम से जानते हैं कि इन टू रियल नंबर्स द इनइक्वालिटी बिटवीन देम मे बी आइदर ग्रेटर देन और विद लेस देन और इक्वल टू। यही तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसकी वजह है ये कि रियल नंबर्स में जो है जो रियल लाइन आप पाते हैं उसमें रियल लाइन में जो नंबर्स होते हैं लेफ्ट से राइट में अगर हम बढ़ें तो नंबर्स इंक्रीज करते हैं। अगर कोई नंबर हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर की तरफ -1 है, -2 है, -3 है, तो आप देखिए अगर लेफ़्ट से राइट में आप बढ़ते हैं तो नंबर्स इंक्रीज करते हैं, लेकिन अगर राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो नंबर्स डिक्रीज करते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं। इस हिसाब से अगर दो रियल नंबर हम लेते हैं इसी रियल लाइन पर, जैसे ए और बी, और ए लेफ्ट में है बी राइट में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लेफ्ट में है वो छोटा होगा और जो राइट में है वो बड़ा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए विल बी लेस देन बी। इन केस अगर रियल लाइन पर इस तरह से हो जाए कि बी यहाँ आ जाए लेफ्ट में और ए राइट में आपको दिखाई दे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए फॉल्स राइट टू दी बी।
और इट में ऑल्सो हैपन कि बोथ नंबर्स फॉल एट सेम पोजिशन, यानी ए इज इक्वल टू बी। और यही 3 पॉसिबिलिटीज रियल नंबर्स में हो सकती हैं 2 नंबर्स को लेकर के, जिसे हम लोगों ने लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी में पढ़ा। यानी रियल नंबर्स में ये तिहरा नियम काम करता है कि नहीं करता? तो रियल नंबर्स लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी को फॉलो करते हैं। लेकिन जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स से। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर का एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है, ना कि रियल नंबर है। रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो डिफरेंस है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह से वेक्टर स्पेसेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है और वो वेक्टर के जैसा बिहेव करता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने समझा। इस चीज़ को यहाँ पर रियल लाइन पर हम लोग जब प्लॉट करते हैं रियल नंबर्स को, तो हम देखते हैं कि ये एक लाइन पर प्लॉट किया जा सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले लें और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 ले लें, तो इन दोनों में ग्रेटर देन या लेस देन जैसा कोई भी कंडीशन, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगी, ये मीनिंगलेस है। जबकि Z1 इज इक्वल टू Z2 अगर हम इसकी बात करें तो ये मीनिंगफुल है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसा क्या है कि ये ग्रेटर देन या लेस देन जैसी कंडीशन से सब्जेक्टेड नहीं हो सकता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस तरह से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है एक तरीके के ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमने अभी आपको बताया कि वेक्टर होता है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई भी हम लेते हैं तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई टाइप का ये क्वांटिटी है, जहां i की वैल्यू √-1 है और जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। अगर इसको देखें तो इसमें एक पार्ट है x, जिसे हम लोग देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से रियल है, तो हम लोग इसे रियल पार्ट ऑफ z भी कह के बुलाते हैं, यानी z का वास्तविक भाग। जबकि दूसरे पार्ट में i के साथ में प्रोडक्ट में y है, हालांकि x और y इंडिविजुअली रियल है, जैसा कि हमने आपसे चर्चा पहले किया था। लेकिन रियल पार्ट ऑफ z इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी इमेजिनरी नंबर इसके साथ प्रोडक्ट में नहीं है, और y हालांकि इंडिविजुअली तो रियल है लेकिन हम इसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये जो है हम लोग इसको प्लॉट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। यानी रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी सम्मिश्र संख्या का निरूपण भी हम लोग इसे कह सकते हैं। भाई जैसे रियल लाइन पर रियल नंबर को प्लॉट करना हम लोग सीख चुके हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अब हम जानना चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे प्लॉट किया जाता है। तो अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्लॉटेड ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, या हम लोग इसे गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। देखिए जिस प्लेन में हम लोग इसको प्लॉट करने जा रहे हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है लाइन में नहीं बल्कि प्लेन में प्लॉट होता है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, या इसे हम लोग गॉसियन प्लेन कहते हैं, ठीक है, या इसका नाम हम लोग आर्गैंड प्लेन भी रखते हैं। आर्गैंड प्लेन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन या आर्गैंड प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है क्या एक्चुअली? तो बच्चों आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है। कार्टेशियन प्लेन मतलब कार्तीय तल। तो कार्तीय तल कैसे बनता है? आपने पढ़ा होगा कि एक जो है हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को जब कट करते हैं तो उससे जो निर्मित प्लेन होता है उसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां ओरिजिन होता है, और ये जो है हमारा हॉरिजेंटल लाइन है जो -∞ से ∞ तक, इसे हम लोग x एक्सिस कहते हैं, और इसे हम लोग वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग अब जो प्लॉट करने जा रहे हैं वो जो है आर्गैंड या कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से जाना जाएगा। तो इसको हम लोग अब कार्टेशियन प्लेन जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी प्लेन को ही हम लोग रेफर करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन या आर्गैंड प्लेन के नाम से।
और कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। बस इतना ये ध्यान रखें कि अब हम यूजुअल टर्मिनोलॉजी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहा करते थे, क्योंकि इस पर रियल नंबर ही प्लॉट करते थे, और इसमें हम लोग क्या काम करते थे, कोई पॉइंट प्लॉट कर देते थे पी x1 y1 x2 y2 इस तरीके से, और इसमें कार्टेशियन सिस्टम में काम करते थे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है हमें निकालना है, या दो पॉइंट के बीच में जो है कोई हमें निकालना है कि जो लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के बीच में जो है किस रेशियो में थर्ड पॉइंट उसे डिवाइड करता है, या स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, या प्लेन या सर्कल पढ़ते हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वो सब हम लोगों ने इसी पे काम किया हुआ है। लेकिन हम लोग अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो उसी प्लेन को हम लोग दूसरे तरह से ट्रीट करेंगे। तो ये जो एक्स एक्सिस है बच्चों, दरअसल हम इस एक्स एक्सिस को अब जो है जो नाम देंगे एक्स एक्सिस का, वो देंगे एक्स एक्सिस का जो हम लोग नाम देंगे बच्चों, ये एक्स एक्सिस नहीं देंगे, ये हम लोग रियल एक्सिस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, रियल एक्सिस, या इसे हम लोग कहेंगे वास्तविक अक्ष। क्या कहेंगे बच्चों, वास्तविक अक्ष, है ना, वास्तविक अक्ष भी कहते हैं। और इसके और इस वाले एक्सिस को क्या कहेंगे, तो शॉर्ट में हम इसको, चूंकि रियल पार्ट इस पर जो है प्लॉट करते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ जेड हम यहां लिख देते हैं। और जो इस साइड में है इसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों, इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस का मतलब हो गया काल्पनिक अक्ष। भाई हिंदी में हम लोग इसे काल्पनिक बोल देते हैं, ये हो गया काल्पनिक अक्ष। ठीक, तो काल्पनिक अक्ष होने के नाते इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमारा इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है, और ये रियल एक्सिस है। तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के अंदर हम लोग जो है अब क्या काम करेंगे कि इसी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने का तरीका बहुत ही आसान है। हम लोग जैसे मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। सपोज दैट x कामा वाई समवेयर हियर। जैसा हम लोग एक्स वाई को प्लॉट करते हैं कार्टेशियन पॉइंट के रूप में, वैसे हम लोग देख सकते हैं कि x का कामा वाई का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसे परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करें तो ये ओरिजिन से इसकी लेंथ x यूनिट्स होगी। ठीक है, और ये y यूनिट्स है। ठीक है, तो ये तो हमारा x कामा वाई है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z जो x प्लस आई वाई है वो क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ओरिजिन से इस पॉइंट P को अगर हम ऐसे मिला दें, ठीक है, और OP को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से दिखा दें, यानी O से P को मिला करके डायरेक्शन किधर से किधर कर दें, O से P की ओर, तो ये जो OP वेक्टर है यही हमारा Z रिप्रेजेंट करेगा, यानी यही जो है हमारा होगा Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, यानी Z इक्वल्स टू, अगर हम x प्लस आई वाई देखना चाहते हैं क्या है, तो ये OP वेक्टर है जिसे हम लोग Z कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें डायरेक्शन है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट P, एंड x प्लस आई वाई डिनोट्स इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रिस्पेक्टिवली। हाँ, यानी OP वेक्टर इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। तो ये आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप लोगों ने पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पढ़ा होगा, किसी बिंदु का स्थित सदिश। तो ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे पॉइंट P को अगर ओरिजिन से मिला दें और इसको हम दे दें इस तरह से R वेक्टर, याद करिए R वेक्टर, OP वेक्टर इक्वल्स टू R, वहां पर R वेक्टर लिख देते थे ऐसे, लेकिन यहां पर हम इसको इस सिंबल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग यहां पर इस सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग जो है केवल R लिखेंगे। और ऐसे तो वेक्टर के हिसाब से Z भी एक वेक्टर ही है, तो Z के ऊपर वेक्टर का साइन एक बार लगा देना चाहिए, लेकिन उसको हम लोगों ने आरक्षित कर रखा है आगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और चूंकि सारी बातें केवल अंडरस्टैंडिंग से ही रिलेटेड है, तो हमने अगर इसको समझ लिया कि एक वेक्टर है तो क्या जरूरत है अब हमको इस पर बार लगाने की। कई बार नोटेशंस की, कई बार चीज़ों की जो है ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार बहुत सारे ऐसे नोटेशंस हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग केवल उसको अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कर लेते हैं। जैसे केवल Z लिखा है ये वेक्टर क्वांटिटी, तो आज आप ये दिमाग में रख के चल लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी जैसा बिहेव करता है। केवल वेक्टर ही नहीं, इट्स मोर देन अ वेक्टर। ठीक है, तो अब अगर इस बात को हम कहें तो OP वेक्टर इज इक्वल टू Z वैसा ही है जैसा मैंने क्या बोला कि पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। इसी कारण से इसको हम लोग आगे चल करके P के विद इन ब्रैकेट में जो है हम लोग Z को ऐसा भी दिखा सकते हैं। देखिए आप लोगों को पोजीशन वेक्टर में भी याद होगा कि पॉइंट P लिख करके विद इन ब्रैकेट R ऐसे लिख देते थे ना, इस तरह से लिखते थे कि नहीं कि P बिंदु का स्थित सदिश है ये,
वैसे ही पॉइंट P के विद इन ब्रैकेट अगर Z लिख दें तो इसको हम लोग जानते क्या कहेंगे, एफिक्स ऑफ पॉइंट P। क्या बोलेंगे, एफिक्स ऑफ पॉइंट P। अब इस बात को समझने के लिए कि इस तरीके से हम क्यों लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये चीज जो है हम लोग आगे कई सारे ऐसे केसेस होंगे जब आप इस पर ज्यादा इन्वॉल्व वर्क करेंगे तो वहां हम आपको दिखाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स प्लेन इस तरीके से है, ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। अगर एक पॉइंट P है उसका एफिक्स Z1 है, ठीक, और दूसरा पॉइंट Q है और उसका एफिक्स क्या है बच्चों, Z2 है, उसका एफिक्स क्या है, Z2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस हिसाब से अभी अभी मैंने समझाया कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जैसे होता है तो कैसे काम करते हैं हम लोग इस तरह से काम करते हैं कि हम लोग जो है उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देते हैं और एरो हेड उसका लगा देंगे O से P की ओर, तो यही वेक्टर Z1 हो जाएगा हमारा। और अगर O से Q को हम मिला दें और एरो हेड O से Q की ओर, तो ये Z2 दिखा देगा। तो अब ये वैसा ही काम कर रहा है जैसे Q का पोजीशन वेक्टर Z2 हो और P का पोजीशन वेक्टर Z1 हो। अब इसमें बहुत सारे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। पूछ लिया कि PQ क्या होगा भाई, आप बताइए, है ना, PQ वेक्टर क्या होगा, तो आप बताइए PQ वेक्टर क्या होगा। PQ वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, है ना, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है, Z2, और माइनस P पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या हो जाएगा, Z1। अगर अब तुमसे कोई पूछे कि अच्छा इसकी लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ को हम लोग स्पेशली PQ वेक्टर तो कहेंगे नहीं, हम कहेंगे PQ वेक्टर का परिमाण कितना हुआ। तो हम लोग क्या काम करेंगे, Z2 में से Z1 को निकाल देंगे और इसका मॉड ले लेंगे। देखा, तो PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 टू द मॉड। अब आपको हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही है और आपको यह समझाने का प्रयास किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम काम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अप्रोच करेंगे। तो जब तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में यह नहीं समझ लेंगे कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर कोई नंबर नहीं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग इसको जो है एज ए वेक्टर की तरह से काम करने जा रहे हैं और वेक्टर स्पेसेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करता है। तो आप देखिएगा बहुत आसानी के साथ इस पर काम कर सकेंगे, ठीक है। तो इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक आर्गेंट प्लेन में या गाजियन प्लेन में हम लोग इसको जो दिखाते हैं, तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड है। अगर मैं बात करूं तो इसकी लेंथ कितनी है, मात्र OP। और अगर हम इसको देखें कि डायरेक्शन इसका क्या है, ठीक है, अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन O से P की ओर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसके दो चीजों की, दो कंपोनेंट की बात करते हैं। एक तो हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं जिसे हम लोग मॉडुलस कहते हैं, और दूसरा हम लोग इसके आर्गुमेंट की बात करते हैं। तो मॉडुलस और आर्गुमेंट दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को Z = x + IY के तरीके से रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, इसका कार्टेशियन फॉर्म है। क्या, कैसा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट क्या है, और इसके दो चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो मॉडुलस और आर्गुमेंट के रूप में लिखा जाता है, और कार्टेशियन फॉर्म आपने देख ही लिया है। तो लेट अस कम एंड सी हाउ कैन वी फाइंड इट्स मॉडुलस एंड व्हाट इज ऑल अबाउट इट्स आर्गुमेंट। तो इस तरह से हम लोग बच्चों ये देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक पॉइंट P पर जो कोऑर्डिनेट्स है इसके x, y, अगर हम इसको प्लॉट कर लेते हैं गाजियन प्लेन में, तो OP वेक्टर से दिया जाता है, जहां पर OP वेक्टर किसके इक्वल है, Z के इक्वल्स है, ठीक। यहां पे देख लीजिए लिखा हुआ है Z = x + IY, वेयर x इज द रियल पार्ट ऑफ Z एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। एंड व्हाट इज मॉडुलस ऑफ दिस, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज OP वेक्टर टू द बार। मतलब इस लेंथ को हम मॉड कहते हैं, जो ये लेंथ हमारी दिखाई दे रही है यहाँ, यही हमारा मॉड है। मॉड Z का मतलब है इसकी लेंथ, यानी हम इस तरीके से मॉडुलस को हम कह सकते हैं। तो मॉडुलस जो है का मतलब है ये जो लेंथ OP है, मॉडुलस ऑफ Z, जो कि हम लोग मॉड Z से भी दिखाते हैं, ये इज इक्विवेलेंट टू OP। और अगर हम इसकी बात करें इस ट्राइंगल में, हाँ, इन ट्राइंगल ONP, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री पे। तो व्हाट इज OP
OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। ON कितना है x, OP कितना, NP कितना है y, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इजंट इट। तो इस तरह से मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या इसे हम लोग कह सकते हैं अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z टू द होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द होल स्क्वायर, यही होगा इसका मॉडुलस। अब चूंकि मॉड क्या है, किसी लेंथ के बराबर है, तो मॉड ऑफ z का मतलब होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ, तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव और 0. It may be 0 in very special case when the complex number itself is equals to 0. So I have written कि mod of z 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज थी इसके बारे में कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर है तो डायरेक्शन होना चाहिए। अब डायरेक्शन की बात अगर हम करें तो हम ये कैसे जानेंगे कि OP है किधर, O से P की ओर है, लेकिन हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन का मतलब होता है एक तरीके से उसको समझना कि हम उसको मेजर कैसे करें इस बात को कि ये P किधर है, P यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, कहीं भी हो सकता है भाई। O से P की ओर कहोगे तो P पॉइंट यहाँ हो गया तो इधर हो गया, यहाँ हो गया तो ये इधर आ गया। तो बेसिक इश्यू ये है कि हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं कि जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है OP डायरेक्टेड किधर है। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है इसका कोणांक यानी आर्गुमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट इट्स आर्गुमेंट, यानी आर्गुमेंट क्या है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक क्या है। आर्गुमेंट ऑफ z जिसे हम लोग आर्ग z भी कहते हैं या एम्पलीट्यूड ऑफ z भी कहते हैं। ये तो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड या जिसे हम लोग हिंदी में कोणांक भी कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्शन डिसाइड करता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्शन हम लोग अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो जो रियल एक्सिस है हमेशा उसी से इसका एंगल मेजर किया जाता है। तो रियल एक्सिस आप देख रहे हैं ना, दिस वन इज योर रियल एक्सिस, यही जो रियल पार्ट जिस पे प्लॉट हो रहा है यही हमारा रियल एक्सिस है या यही वास्तविक अक्ष है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी जैसे OP वेक्टर है, इसका जो रियल एक्सिस से एंगल है यानी जो ये कोण बनाता है जिसे हम लोग थीटा से दिखा सकते हैं, यही हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है। लेकिन इसके साथ एक इश्यू ये है कि इस एंगल को मेजर हम दो तरह से कर सकते हैं। ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर इधर से अगर चलते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर हम ऐसे मेजर कर दें तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो डिपेंड ये करता है कि हम इसको किस तरह से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग इधर से मेजर कर लें तो रियल एक्सिस से इस साइड से, हाँ मान लीजिए इसको हम फाई कह दें, तो ये भी तो एंगल बता सकता है कि नहीं बता सकता है। तो डिपेंड ये करेगा कि यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल है या आर्गुमेंट हम जो लेने जा रहे हैं वह हम लोग एक तरीका, एक सेंस हमारा होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हम लोग लें, कैसे ये समझें। जैसे कह दिए 45 डिग्री, ठीक है, तो 45 डिग्री इधर से है या 45 डिग्री इधर से है, कैसे समझा जाए। तो इसके लिए हम लोगों का एक नोशन है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है, अगर हम रियल एक्सिस के पॉजिटिव साइड से अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर देते हैं तो पॉजिटिव में एक्सप्रेस कर देंगे, और अगर जो है क्लॉकवाइज में मेजर कर लेते हैं तो उसे निगेटिव में एक्सप्रेस कर देंगे। तो जैसे बोल दिया -π/4 या -45 डिग्री, तो हम क्लॉकवाइज में आ जाएंगे। हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये तो आप लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। जो बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दिया गया, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा OP है, ठीक। तो एंगल जो है अगर हम रियल एक्सिस से, ठीक है, पॉजिटिव साइड रियल एक्सिस की किधर है, इस साइड में है, इससे अगर एंटी क्लॉक चलते हैं घड़ी के सुई के विपरीत, देखो बेटा घड़ी की सुइयां कैसे चलती हैं, इस तरह राइट हैंडेड सिस्टम उसे कहते हैं। और अगर जो है हम लोग इसके अपोजिट चलें, ठीक है, अगर हम उसके अपोजिट चलें राइट हैंडेड सिस्टम के, तो ऐसी दिशा में ये जो है हमारा
तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है, अगर हम देखें रियल एक्सिस के पॉजिटिव साइड से हमेशा लिया जाता है, और वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम लोग उसे पॉजिटिव में मेजर करेंगे। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने इस फर्स्ट सिचुएशन ली हुई है और ये सेकेंड सिचुएशन ली हुई है, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर ये OQ है जो जेड से ही हम लोग दिखा रहे हैं, अगर इसको हम रियल एक्सिस के पॉजिटिव साइड से ये देखिए क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो इस थीटा को हम लोग निगेटिव से एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा हमारा कन्वेंशन है, जिससे कि हमें पता चले कि आर्गुमेंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या है और किस एंगल में, चूंकि यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, और थर्ड और फोर्थ, ये है, ये फर्स्ट केस है इस तरीके से। तो मेरा ये कहना है कि हमको अगर कोई कह दे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट π/4 है, तो π/4 अगर हमें कन्वेंशन नहीं पता है तो π/4 हम किधर लेंगे बताइए? ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। अगर हमें π/4 कोई बोल देता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल है, तो π/4 हम इधर जाएंगे, ठीक है, या π/4 हम इधर आएंगे, ये कैसे तय होगा ये बताइए? कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि हाँ यहाँ पर ये π/4 किधर होगा, -π/4, तो अगर π/4 बोलेंगे तो देखो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिरेगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर OP ये होगा। और अगर इधर की ओर ले आओगे तो ये -π/4 होगा, इस बात को आप ध्यान दें, यानी ये निगेटिव में होगा, ये -π/4 होगा, -π/4, ठीक है। तो इससे जो है ये क्लियर हो जाता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा, जबकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए आर्गुमेंट को हमेशा जो है हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या हो सकता है। तो आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो कुछ भी हो सकता है, +∞ पूरा अगर आप घूमते चले जाइए, या -∞ तक कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको इसको दिखा देते हैं कि आर्गुमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है इन जनरल, ठीक। तो आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो ये क्या है? रियल एक्सिस से उस कॉम्प्लेक्स नंबर जो OP है या जेड है उसका जो है एंगल कितना है, ये एक तरीके से एरो हेड है, एरो है पूरा आपका लाइन सेगमेंट है, और इसका जो एंगल है रियल एक्सिस से वही है। बस ये है कि पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना है रियल एक्सिस के, अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव में मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो निगेटिव में मेजर करेंगे। तो बस इतना हमको लिखना है कि द आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एट इट इज defined as the angle which the complex number Z is equals to OP makes with the positive direction of real axis ठीक है, डिनोटेड बाय, कैसे दिखाया जाता है? आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। हो गया। ये थीटा से भी दिखाते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, और ये पॉजिटिव होगा इफ एंटी क्लॉकवाइज, शॉर्ट में एंटी क्लॉकवाइज मतलब मेजर हम कर सकते हैं घड़ी के सुई के विपरीत, और निगेटिव इफ मेजर्ड क्लॉकवाइज। हो गया, ये आपको समझ में आ ही चुका है, बस हमने एक डेफिनेशन आपके सामने लिख दी। तो इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि थीटा
कहो, चाहे आप आर्गुमेंट ऑफ जेड यहाँ पे कह सकते हो एक सेकेंड के लिए, बिलोंग्स टू आर, या कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इनफाइनाइट, कुछ भी ले सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लस इन्फिनिटी का क्या मतलब है, 360 डिग्री से ज़्यादा तो होता नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया 720 डिग्री, तो फिर वो वैल्यू तो उतनी 360 आएगी, या 0 डिग्री भी कह सकते हैं उसको। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना एंगल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चाहे जितने में बोल दीजिए आप, उससे कोई मतलब नहीं है, बट आप प्रिंसिपल इसका जो वैल्यूज़ है निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में आर्गूमेंट को समझने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम देखें तो 4 ही पॉसिबल क्वाड्रेंट में वो लाई कर सकता है। तो आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे भी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट है वो 4 पॉसिबल क्वाड्रेंट्स में कैसे हम लोग प्रिंसिपल आर्गूमेंट के तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो अभी तो हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जो उसका मॉडुलस है, उसका जो आर्गूमेंट है, जिसके हेल्प से वो हम लोग उसको समझ सकते हैं, वो कैसे डिफाइन होता है। तो एक तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरीके से हम लोग कहें तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो हम एक कंक्लूजन ये करना चाहते हैं कुल मिला करके। इसमें कंक्लूजन ये है कि कंक्लूजन ये है बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें दिखाना हो, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक और फॉर्म में दिखा सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 फॉर्म्स हैं, है ना। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन कौन से 2 फॉर्म्स हैं? एक तो है कार्टेशियन फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का, कार्टेशियन फॉर्म, और दूसरा क्या है उसका पोलर फॉर्म, यानी जिसे हम लोग ध्रुवीय रूप कहते हैं। तो देखिए इसमें कार्टेशियन फॉर्म तो आप समझ ही गए हैं, जिसे हम लोग z = x + iy के फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं, वो कार्टेशियन फॉर्म है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस फॉर्म, पोलर फॉर्म? तो पोलर फॉर्म में हम लोग एक्चुअली इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए इसके 2 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। उसके 2 इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। भाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर x, y हमको दे दिया जाए तो हम उसको प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उसको बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं ना। भाई x मालूम है, y मालूम है, तो ये प्लॉट हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे ये कह दें कि भाई हम ये x, y हम आपको नहीं देंगे, ठीक है, ये हम आपको नहीं देंगे, ठीक, तो आप क्या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर सकते हैं? जैसे हम z = x + iy में हम x और y ना दें, आपको ये ना दें, तो कैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं, या आप इसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, हमें x, y आप नहीं देंगे तो हम कार्टेशियन फॉर्म के हिसाब से उसकी मदद से तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ और हमें फिर देना होगा। तो उसके लिए हम इसको आपको बताना चाहते हैं कि इसके साथ में 2 एकम्पनिंग फैक्टर्स जो आप लोगों को अभी मैंने बताया, उसमें क्या है, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, यानी ये कितना लेंथ है इसकी, जो ये इसकी लेंथ है यही इसका मॉडुलस है, ठीक है, और कितने एंगल पे है, यानी दूसरा है इसका थीटा या आर्गुमेंट। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट दोनों हमको पता है, ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इसी चीज़ को हम लोग हम लोग सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है। तो दरअसल अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्लॉट करते हैं तो ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लॉट कर रहे हैं, मान लीजिए ये OP जिसे हम लोग Z कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी लेंथ है ये रियल एक्सिस के अलॉन्ग x है, और इसके अलॉन्ग क्या है, y है। हमको जो है यही नहीं दिया गया, ना x दिया गया है ना y दिया गया है, बल्कि हम लोगों को क्या दे दिया गया है, इसका मॉडुलस मॉड z, ये हमें पता है, ठीक है, मॉड z हमको पता है, ये चीज़ हमको पता है, और इसके साथ साथ इसका एंगल हमें थीटा पता है। तो क्या हम मॉड z और थीटा की मदद से इसको निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे प्रिंसिपल जैसे आपके पॉइंट P के जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y होते हैं, उसी तरह से अगर हम x और y न दे करके आपको मॉड z और थीटा दे दे, तो हम इसके पैरेलल में एक कोऑर्डिनेट मॉड z, थीटा आपको दे रहे हैं, जिसे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है दी हुई हो,
और इसका रियल एक्सिस से एंगल दिया हुआ हो तो इवेंचुअली ये उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करेगा। यानी आप पोलर फॉर्म जो आप कह रहे हो इसमें ओ को हम लोग पोल कह देंगे और जो इसकी लेंथ है वही इसका मॉडुलस है और जो इसका एंगल है वही आर्गुमेंट है। तो मॉड जेड और थीटा को हम लोग इसका पोलर कोऑर्डिनेट कह देते हैं और हम लोगों का काम ये होगा कि हम लोग एक्स और वाई को इस तरह से यूनिकली मॉड जेड और थीटा के पदों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप जरा देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप बताइए मुझे ये जो ON है और OP है, क्योंकि x का हमें पता नहीं है तो हम x को जानना चाहते हैं किसकी मदद से, इसकी लेंथ और एंगल से। तो हम लोग इस साइड की लेंथ और हाइपोटेन्यूस के बीच में अगर एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लें कि ON अपॉन OP क्या होगा बेटा, ON अपॉन OP तो आधार बटे कर्ण यानी बेस इज टू हाइपोटेन्यूस, ये क्या होगा कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज ON? ON इज इक्वल टू x जो हमें नहीं मालूम है, OP क्या है मॉड ऑफ z, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू मॉड z कॉस ऑफ थीटा। इसी प्रकार से सिमिलरली अगर हम इस ट्रायंगल में PN और OP का रेशियो देख लें तो PN अपॉन OP क्या होगा साइन ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूस है और इसके हिसाब से PN कितना है y अपॉन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू साइन थीटा। तो y कम्स आउट टू बी y इज इक्वल टू मॉड z साइन थीटा। इसका मतलब हम x को भी देखिए मॉड z और थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं और y को भी मॉड z और थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं। तो इस हिसाब से अगर हमसे कोई कहे कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को अगर एक्सप्रेस करना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो x की जगह लिखेंगे मॉड z कॉस थीटा प्लस मॉड z साइन थीटा, आई टाइम्स ऑफ मॉड z साइन थीटा। y की जगह रख रहे हैं ना, तो मॉड z बाहर कर लें, विद इन ब्रैकेट क्या आ गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो बच्चों मॉड z विद इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ही हमारा पोलर फॉर्म हुआ। क्लियर? यानी पोलर फॉर्म जो है क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉडुलस और आर्गुमेंट के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस कर देता है। और मैं आपको यही बताऊंगा भी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कार्टेशियन फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में आ सकते हैं। दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं और ये एक दूसरे को यूनिकली एक्सप्रेस करते हैं, यानी जो वैल्यू इसकी आएगी वही इसकी भी आएगी। हाँ, हर इस फॉर्म का अपना एडवांटेज है, उस फॉर्म का अपना एडवांटेज है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है इसमें जो है हम लोगों को अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे चल करके या डिवीजन करना हो तो दिस इज मच इजियर, और क्योंकि इसका एक सिंपलर फॉर्म हम लोग यूलर्स फॉर्म पढ़ेंगे। और अगर हमको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म मिलता है तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने की घटाने का काम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, जबकि इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा करना या भाग करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग जो है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूरी बेसिक बातें हैं वो हम लोगों ने अभी देख ली हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में इसको पढ़ने जाएंगे, जो वो हम लोगों का ये होगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के चार कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, और उसके अलावा फिर यूलर्स फॉर्म को हम किस तरीके से समझते हैं। पोलर फॉर्म का एक सिंपलर फॉर्म है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में इसका बहुत बड़ा रोल है। मॉडुलस और आर्गुमेंट की अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता हो जाती हैं और आर्गुमेंट्स निकालना आप सीख लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा बेस आपका प्रिपेयर हो जाता है। फिर कोई और ट्रीटमेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का और क्वेश्चंस लगाने हैं तो ज़्यादा कोई दिक्कत खास नहीं आती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।